स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे आपके आने वाले केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जिसका जन्म अंडे से होता हो, तो जिसका जन्म अंडे से होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन सी अंडज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पे कौन सी विभक्ति मिलती है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पे को विभक्ति मिलती है, यानी मोक्ष को प्राप्त। और इसमें समास पूछे तो इसमें तत्पुरुष समास है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो आपको अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो जो इसमें ऑप्शन डी दिया है मोती जो है ये अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बाकी स्वर्ण, पारा और दूध ये तीनों अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। अन्वेषण का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो जो इसमें ऑप्शन डी दिया है अनु प्लस एसड ये इसका शुद्ध रूप है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यड़ संधि है। अन्वेषण में यड़ संधि है। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है आप लोगों को। अभिराम और अविराम का आपको अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है आप लोग बताइए। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सुंदर और लगातार। यानी अभिराम का मतलब होगा सुंदर और अविराम का मतलब होगा लगातार। जैसा कि नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है अविराम यानी कि जो विराम नहीं है, यानी लगातार। चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 अलंकार दिए हैं, आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो जो इसमें अलंकार है वो है ऑप्शन सी यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पे अगर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ उसका हर बार अलग निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। बाकी अगर उपमा अलंकार पूछे, उपमा अलंकार कहाँ होता है? तो जहाँ 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसका एक ट्रिक होता है, अगर आपको किसी भी वाक्य में सा सम सरिस ऐसा दिख जाए, सा सम सरिस, तो वहाँ पे 90% चांस होते हैं कि वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई। और इसका एक ट्रिक है, अगर आपको कहीं भी ऐसे योजक चिन्ह दिख जाए तो 90% वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार कहाँ होता है? अगर आपको कोई शब्द वाक्य में एक बार दिखे लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिए कौन से हैं ऊष्म व्यंजन। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स स स ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन। बाकी कुल व्यंजन आपसे पूछे तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 जो हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और 25 4 29 ये हो गया, और 3 जो होते हैं आपके ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो टोटल आपके हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो इसमें ऑप्शन डी दिया है संदेह, ये सुमेल नहीं है। बाकी संदेह अलंकार का डिफिनेशन क्या होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान क्या संशय का आभास हो, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। बाकी ये गलत दिया हुआ है। जहाँ पे संशय का आभास हो, बाकी उत्प्रेक्षा अलंकार का ये सही दिया है डिफिनेशन, श्लेष का सही दिया है, अनुप्रास का सही दिया है। ऑप्शन डी आपका गलत है, जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन है अंधे का रास्ता रोशन करना, ऑप्शन बी नासमझ को उपदेश देना, ऑप्शन सी नासमझ को रोशनी देना, ऑप्शन डी अंधे की सहायता करना। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नासमझ को उपदेश देना, यानी अंधे को दीपक दिखाना। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्रिया विशेषण अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक जो कि क्वेश्चन में पूछा है, और चौथा होता है आपका रीतिवाचक। चौथा होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आता है? तो जैसे कल, आज, ये अगर आपको किसी वाक्य में दिखे तो वहाँ पे कालवाचक। और स्थान में जैसे आपको बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे ऐसा अगर दिख जाए तो वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। और जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इतना जो दिया है ये परिमाण को बता रहा है, तो इसलिए इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आपका बहुत हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया, ये सभी परिमाणवाचक में आएगा। और रीतिवाचक में क्या आ गया? आपको रीतिवाचक में जैसे चुपके चुपके हो गया, धीरे धीरे हो गया, जैसे आपको क्रिया के कार्य के करने का ढंग पता चलता है रीतिवाचक में कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, इतना जो दिया हुआ है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए संचारी भाव। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मक्खी का तत्सम है मच्छिका। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो हिंग दिया है ये एक तद्भव शब्द है। बाकी हस्त, हस्ती, हीरक ये तीनों तत्सम शब्द हैं। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे।
14वां क्वेश्चन है, परा उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन ए भीतर, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी बाहर या ऑप्शन डी आसपास। परा उपसर्ग का अर्थ है, तो जिसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो उल्टा है, ये परा उपसर्ग का अर्थ है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है, आपको अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। तो जो इसमें दिया है, जो कवि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। ऑप्शन ए दिया है सुकवि, ऑप्शन बी महाकवि, ऑप्शन सी राजकवि या ऑप्शन डी आशु कवि। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आशु कवि। जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो वो है आशु कवि। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये शुद्ध है। बाकी जो इसमें ऑप्शन ए दिया है, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, बाकी घुड़दौड़ होगा, घोड़ा दौड़ नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत है। और मेरे लिए गणित कठोर विषय है, यहाँ पे कठोर नहीं होगा, ये गलत है। और बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, ये भी गलत दिया है, उल्टा दे दिया है। बाढ़ एक अस्त्र है, बाकी जो बंदूक है वो शस्त्र है, तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, आपको विकारी शब्द बताना है। कौन सा विकारी शब्द है, चारों ऑप्शन में। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी, और दूसरा होता है आपका अविकारी। विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्द में जिसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकारी शब्द है। तो जो इसमें लड़का दिया हुआ है ये एक विकारी शब्द है, क्योंकि लड़का का आप लड़के भी बना सकते हैं, लड़की भी बना सकते हैं, इसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए यह एक विकारी शब्द है। बाकी यहाँ पे आज, इधर और परंतु ये तीनों अविकारी शब्द हैं। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऐसा शब्द इसमें है जो जातिवाचक संज्ञा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो वकील दिया हुआ है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। बाकी जो इसमें कमायनी दिया हुआ है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो इसमें आम दिया है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो ये रसीला है ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो चलते हैं अब 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छंद से संबंधित गणों की संख्या टोटल है 8। चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है, आपको विराम चिन्ह उसका सही सुमेल बताना है। इसमें से कौन सा सही सुमेल नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं है। चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिए कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो इसमें योजक चिन्ह ये इसका मिलान सही नहीं दिया हुआ है। योजक चिन्ह ऐसे होता है, बाकी ये जो चिन्ह होता है ये होता है आपका लाघव चिन्ह, जिसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं।
बाकी ये तीनों सही दिया हुआ है। तो अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का सही जोड़ा नहीं है। तो 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कौन सा सही मेल नहीं है इसमें। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन डी, जो अनुकरण करने योग्य हो वो विश्वसनीय नहीं होता है, वो अनुकरणीय होता है। बाकी जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो बहुत बोलता उसे वाचाल कहते हैं। बाकी जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। बाकी यहाँ पे अगर दिया होता जो विश्वास करने योग्य हो वहाँ पे विश्वसनीय होता। चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सके, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। जो इसका करेक्ट आंसर है अभेद, जो है जिसे भेदा ना जा सके अभेद जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे और आज के अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन है। आपको नासिक्य व्यंजन बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, चारों ऑप्शन। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो न दिया हुआ है वो एक नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण नासिक्य से होता है, यानी नाक से। जैसे आपका इय हो गया, अंग हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सभी नासिक्य व्यंजन हैं। चलते हैं अब 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है, साप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए दिया है पछताना, ऑप्शन बी असमंजन में पड़ना, असमंजस में पड़ना, ऑप्शन सी घबरा जाना, या ऑप्शन डी होश उड़ जाना। साप छुछुंदर की गति होना, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, असमंजस में पड़ना। साप छुछुंदर की गति होना यानी असमंजस में पड़ना। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो जो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है वो बनता है कर्मधारय समास। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। कौन सा समास होता है वह जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तो इसे कहते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद की प्रधानता होती है जहाँ पे। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी शब्द, या ऑप्शन डी पद। उपसर्ग को कहते हैं, तो जो उपसर्ग को कहते हैं हम लोग वो कब कहते हैं, शब्दांश। उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया है भाषा बोलने में, ऑप्शन बी भाषा लिखने में, ऑप्शन सी भाषा संकेत में, या ऑप्शन डी तीनों में। लिपि की आवश्यकता किस में होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है भाषा लिखने में जो होती है लिपि की आवश्यकता। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है। ऑप्शन ए दिया है पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन बी दिया है पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी से, या ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी से। खड़ी बोली कहाँ से निकली है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है। तो पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी आती है। अवधी हो गया, बघेली हो गया, अवधी, बघेली,
छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां में आपका और कौन सा शामिल है, तो वह है आपका कौरवी हो गया, बांगरू हो गया, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, और ये खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और बिहारी हिंदी की बोली में कौन सा आता है, तो बिहारी हिंदी की बोली में मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सभी बिहारी हिंदी की बोलियां। और राजस्थानी हिंदी में कौन सा आता है, तो राजस्थानी हिंदी में मेवाती हो गया आपका, मारवाड़ी, जयपुरी, ये सभी राजस्थानी हिंदी में आता है। चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है ऋतु, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी आचार्य। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो ऋतु दिया है ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे आप लोग बोल के इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए कौन सी ऋतु है, तो इसमें स्त्रीलिंग है। बाकी पंडित, हंस, आचार्य, ये सभी पुल्लिंग है। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है प्याल, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी सर्प, या ऑप्शन डी पन्नग। कौन सा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो इसका ऑप्शन बी गरुड़ है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी व्याल, सर्प, पन्नग ये सभी भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष ये कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया है नीला छोटा, ऑप्शन बी बड़ा छोटा, ऑप्शन सी घर, आदमी, वस्त्र, या ऑप्शन डी छोटा नीला। आपको विशेष से बताना है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन से हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, घर, आदमी और वस्त्र। घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों विशेष से हैं। बाकी बड़ा हो गया, छोटा हो गया और नीला जो है ये सभी विशेषण हैं। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, वाच्य होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के, या ऑप्शन डी 5 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3 प्रकार के। कौन सा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य बताइए। ऑप्शन ए दिया है तुम फूल तोड़ोगे, ऑप्शन बी अब चला जाए, ऑप्शन सी बच्चे खेल रहे हैं, या ऑप्शन डी पुस्तकें लिखी जाएंगी। कौन सा भाववाच्य है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अब चला जाए जो है ये भाववाच्य है। बाकी तुम फूल तोड़ोगे ये कर्तृवाच्य है, बच्चे खेल रहे हैं ये भी कर्तृवाच्य है, और पुस्तकें लिखी जाएंगी ये आपका कर्मवाच्य है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। ऑप्शन ए अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अविकारी या अव्यय। समुच्चय बोधक को अविकारी या अव्यय कहते हैं हम लोग। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 4। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2, एक वचन और बहुवचन। अगर आपसे संस्कृत में पूछ ले कितने वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, या ऑप्शन डी सभी। कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो चौपाई दिया है वो एक सममात्रिक छंद है। बाकी दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। और चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और दोहा में
प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दोहे के उल्टा सोठा होता है और सोठा के पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है वाणी, ऑप्शन बी दिया है वीणा पाणी, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कमला है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमला ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। बाकी वीणा, वीणा पाणी, शारदा, वाग्देवी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है इच्छु का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए दिया है गन्ना, ऑप्शन बी ईंख, ऑप्शन सी ईंख या ऑप्शन डी इच्छु। इच्छु का तद्भव रूप है। आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईंख। इच्छु का तद्भव रूप है ईंख। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। रेलगाड़ी शब्द है तो सबको पता है रेलगाड़ी जो है एक संकर शब्द होता है। संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया, टिकट घर हो गया, ये सभी संकर शब्द हैं। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है थोक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए परचून, ऑप्शन बी थाक, ऑप्शन सी थोया या ऑप्शन डी पारयायिक। थोक का पर्यायवाची है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो पर्यायिक दिया है ये थोक का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है विभु का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है सर्वव्यापक, नित्य या ऑप्शन बी ब्रह्मा, आत्मा या ऑप्शन सी महान या ईश्वर या ऑप्शन डी चिरस्थायी, दृढ़। विभु का पर्यायवाची है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्वव्यापक और नित्य जो है ये विभु का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है व्यास का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी लघु। व्यास का विलोम शब्द है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो समास होता है वो व्यास का विलोम शब्द है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और व्यास मतलब विस्तार। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है मुहावरा दिया है छक्का पंजा करना। इसका आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है झगड़ा लगाना, ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना या ऑप्शन सी चापलूसी करना या फिर ऑप्शन डी नारदगिरी करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो छक्का पंजा मुहावरे का अर्थ है वो है ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है उपयुक्त उपसर्ग बताएं। इसमें बताना है आपको कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी अद, ऑप्शन सी अधि या ऑप्शन डी ता। कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसमें ऑप्शन सी अधि दिया है यह एक उपसर्ग है। चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इसमें रेखांकित नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। इसमें किसका बताना है आपको? जो ये इसमें उप प्रधानाचार्य हैं इसमें बताना है जो उपसर्ग है वो किस कोटि का है। ऑप्शन ए दिया है तत्सम उपसर्ग, ऑप्शन बी दिया है तद्भव उपसर्ग, ऑप्शन सी विदेशज उपसर्ग या ऑप्शन डी देशज उपसर्ग। जो उप प्रधानाचार्य में जो उप है ये उपसर्ग जो है किस कोटि का है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है ये तत्सम उपसर्ग है। जो उप है एक तत्सम उपसर्ग है। चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी पदांश या ऑप्शन डी पद्यांश।
प्रत्यय क्या होता है? आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यय होता है शब्दांश। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, 24वें क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। प्रयोग के आधार पर आपको बताना है कितने शब्द होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। कौन से? तो पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, जिसको अव्यय भी हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है अविकारी, अविकारी या अव्यय। प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं सब। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है सरयुर्मी में संधि है, कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दिया है दीर्घ, ऑप्शन बी यड़, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी स्वर। सरयुर्मी में कौन सी संधि है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा सरयू प्लस ऊर्मी, इसका संधि विच्छेद होगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका सरयुर्मी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।